कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 के आगे के क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 7वां क्वेश्चन आप अपनी किताब में से पढ़ लें। केवल हमने संख्याएं लिखी हैं। इसमें पहला क्वेश्चन यानी चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि HCF में ब्रैकेट के अंदर ये दो संख्याएं लिखी हैं, फिर HCF बराबर लिखा है 9 और LCM में फिर ब्रैकेट के अंदर ये दो संख्याएं हैं, उसे अपने ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर में संख्या क्या है? पहली संख्या हो जाएगी आपकी, पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या अपन यहाँ पर A मान लें तो वो है आपकी 306 और दूसरी संख्या B यानी कि 657 है, जिसमें HCF का मान कितना है? 9 और LCM का मान कितना है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र है एक, इसी प्रश्नावली में अपन कराया है एक सूत्र को, क्या है वो? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या है आपकी? 306 गुणनफल यानी गुणा और 657। HCF का मान 9 है, LCM का नहीं है, उसे छोड़ देंगे जैसा का तैसा। अब इसे 9 बराबर में भाग की संख्या जो है अगर इस तरफ जाएगी तो वो गुणा में होगी और गुणा की संख्या इस तरफ आएगी तो भाग में होगी, ये आप जानते ही हो। तो ये गुणा की संख्या क्या आएगी? भाग में, यानी कि इस पूरी संख्या में कितनी 9 से भाग हो जाएगा। ये संख्या उतार ली, इसमें कितने से भाग होगा? 9 से। तो कट रही है तो काट देना है अपन को। 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 3 बचे, 9 चौको 36। अब संख्या कितनी बची अपने पास? 34 गुणा 557। अब 34 और 557 657 में 34 का गुणा करते हैं और इसका गुणा करने पर संख्या का मान देखिए 64, 28 की 8, हासिल आए 2, 4 पंचे 20 और 2 22, हासिल आए 2, 6 चौको 24 और 2 26, 7 ती 21, 2 हासिल आई, 3 5 15 और 2 17, 1 हासिल आई, 3 6 18 और 1 19, 3 6 18, कितने हैं? 8 3 3 12 और 2। कितना है आंसर? LCM आ गया अपना 22 33 8। LCM कितना आ गया? 22 33 8। चूँकि इसमें जो अपनी संख्या है उसमें केवल अपन को यहाँ से 306 और 557 ब्रैकेट में दिया है और HCF कितना है? 9। ऐसे ही LCM में संख्या सेम है और वो आपसे ज्ञात करवा रहा है। तो संख्याएं अपने जो ब्रैकेट में देखो सेम है, दोनों में वही लिखना है। ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या है। कौन सी? दूसरी संख्या है। ठीक है। HCF का मान 9 दिया है आपको बराबर में और LCM निकालना है। ये सूत्र है। ये क्या है? सूत्र है। से आपको पहले कराया हो, नहीं किया हो तो यहाँ से देख लीजिए और ध्यान रखना इसे। और संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM का गुणा। सॉल्व करने पर इसका आंसर 22,338 है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या दिया है
कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n का अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं। तो यहाँ पर जो संख्या है, कौन सी संख्या, जो n है वो कैसी संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। दिया है आपको तो लिख लीजिए, यहाँ n एक प्राकृत संख्या है। अब क्वेश्चन में से ये देखिए आगे दिया है संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अपने मानना है कि होती है, तो मानेंगे, माना कि संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। हो सकती नहीं मानना है, होती है। इसलिए जो संख्या अपनी कौन सी है, संख्या 6 की घात n अंक 5 से विभाजित या विभाज्य है। कैसी है, विभाज्य है। तो परंतु 6 जो है, 6 का गुणनखंड क्या होगा, 6 के विभाज्य गुणनखंड होंगे, 6 के विभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 6 कौन सी संख्या से कटेंगे, 2 से, 2 और 3 से। 3 है क्योंकि ये कट रही है विभाज्यता के नियम से। 6 जो अंक कटता है 2 और 3 से, अगर वो विभाज होता है तो 6 से भी वो संख्या विभाजित हो जाएगी। इसलिए यहाँ आपने 6 की घात n एक संख्या कैसी, 5 से विभाजित है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 योग क्या है, 5 है। इसलिए जो संख्या है 6 की घात कितनी, n, 6 की घात n, तो 6 कितने से भाग, 6 के गुणनखंड क्या थे, 2 गुणा 3। तो 6 की जगह जो उसके गुणनखंड थे 2 और 3, उन्हीं को अपन काय में लिख देंगे, n की घात में। ब्रैकेट लगाकर 2 गुणा 3 की घात कितनी हो जाएगी, n। यही इस सवाल का आंसर है। तो इसमें आपको पहली दूसरी जो लाइन है वो आपको सवाल से ही लिखना है, ज़्यादा अंतर नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो विभाज्य संख्या है वो कौन सी है, 5 और 6 के जो गुणनखंड बनेंगे वो 2 और 3 होंगे। उन गुणनखंडों को 2 और 3 को काय में लिखना है, 6 की घात n, और 6 के गुणनखंड 2 और 3 हैं, उन्हें ब्रैकेट में लिखकर 6 की घात n लिखना है। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है ज़्यादातर। एग्जाम्पल में भी ऐसे सवाल है, एग्जाम्पल के भी सवाल आप साथ साथ लगाते चलें, क्योंकि एग्जाम्पल में से भी बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि प्रश्नावली में ही सही आएंगी, केवल इस तरीके से एग्जाम्पल में सवाल हो आप कर लीजिए। अब सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों। तो भाज्य संख्या यानी कि जिससे अगर उसका गुणनखंड हो जाए तो वो भाज्य संख्या होगी। इसमें अपन सवाल पहला उतारते हैं, उत्तर 6 का। तो इसमें जो पहली संख्या है कितनी है, 7 11 13 प्लस 13। तो ये जो पूरी गुणा में जो संख्या लिखी है वो पूरी एक संख्या मानी जाएगी, और प्लस के बाद दूसरी संख्या। तो इसमें से आप देख रहे हो ये 13
और प्लस में से ये 13 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 7 गुणा 11 प्लस 1। तो ये संख्या तो कॉमन आ गई, क्या हो गया 77 प्लस 1, 13 गुणा 77 और 1 78। यानी कि जो संख्या 13 दी गई संख्या का क्या होगा, एक गुणनखंड है। चूंकि 13 क्या है, एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है, अतः 13 गुणा 78 एक भाज्य संख्या है। अतः 13 गुणा 78 एक कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या है। ठीक है ना। ये अपना दो भाग थे, इसमें एक भाग का हो गया। इसी प्रकार अपन दूसरे को करेंगे। तथा अब जो सवाल कौन सा है, एक सवाल का आंसर अपन ने निकाल लिया। अब दूसरा सवाल इसमें क्या है, दूसरा सवाल है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये आपका सवाल है। तो जो गुणा में जितनी संख्या है वो पूरी एक संख्या मानते हैं, और प्लस और माइनस के बाद जो संख्या है उसे अगली संख्या यानी कि दूसरी संख्या मानते। तो इसमें देख रहे हैं अपन 5 और 5। इस तरफ वाली संख्या में 5 और प्लस के बाद जो संख्या 5 है वो एक सी है, या कॉमन ले लें अपन। तो 5 क्या बचा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। तो इस संख्या का गुणा करती है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौको 24, और 24 का 42 में गुणा करती है। 7 6 42, 42 का 24 में क्या करेंगे, गुणा। तो गुणा करने पर क्या संख्या प्राप्त होगी, गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो 1008। कितनी, 1008। तो 5 तो अपना कॉमन संख्या, उसे जैसा कि तैसा लिखेंगे। 1008 प्लस 1, उसमें एक और जोड़ देंगे तो वो संख्या बन जाएगी आपकी 1009। ठीक है ना। तो जैसा अपन ने ऊपर लिखा था वैसा ही अपन इसमें लिखते हैं। अतः यहाँ पर 13 था तो 13 की जगह 5 एक गुणनखंड है। अतः 5 गुणा 1009 एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। अब जो सवाल इसमें 2 थे तो दोनों के अलग अलग आंसर आपको लिखना पड़ेंगे। ध्यान रखना, इसका करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा, और दूसरा भाग करेंगे तो दूसरे का भी आंसर आपको लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लिखा है कि 2 खिलाड़ी है, वो एक वृत्ताकार भाग में दौड़ रहे हैं। कैसे दौड़ रहे हैं, वृत्ताकार भाग। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, यानी कि जो सोनिया नाम की लड़की है उसे 18 मिनट लगती हैं। किसे, सोनिया को। सोनिया को 18 मिनट
जबकि उसी ग्राउंड का एक चक्कर लगाने पर जो रवि नाम का लड़का है, जो पूरा एक चक्कर लगाने पर उस रवि नाम के लड़के को 12 मिनट, रवि को कितने लगेंगे? 12 मिनट। तो संख्याएं अपने पास क्या है? तो कह रहा है कि बताइए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर देते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय में के बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएंगे। तो जो सोनिया थी, सोनिया को एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितने लगते हैं, कितना समय लगता है? 18 मिनट का। और रवि, जो रवि था, रवि को एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 12 मिनट। कितने मिनट हैं? 12 मिनट। कुछ नहीं करना है, जो संख्या है 18 और 12, इनका क्या ले लेंगे? गुणनखंड करते हैं। 18 और 12, 18 और 12, 2 नाम 18, ठीक है, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो इस तरीके से 2 गुणा 3 गुणा 3, ये आ गया 18 का, और 2 गुणा 3 ये 12 का। 18 और 12, इसमें एक ये संख्या एक सी है, एक सी है। तो एलसीएम जब अपन निकालते हैं तो एक सी संख्याओं को एक बार लिखेंगे और शेष बची संख्याएं क्या बची हैं? अब 2 और 3, 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9, 4 और 3, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? गुणा करने पर कितना आया? 36। तो 36 मिनट बाद वे द्वारा अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने बाद? 36 मिनट बाद। 36 मिनट के बाद वे अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये लिखना है आपको। ऐसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 18 और 12 का एक साथ कर ऐसे भी कॉमा के तरीके से भी निकालोगे तो आपका यही आंसर आएगा। आशा करते हैं आपको ये सारे सवाल बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। अगला जो प्रश्नावली होगी अगले वीडियो में 1.3 और 1.4 दोनों एक साथ होंगी, और इस तरीके से अपना ये पूरा एक अध्याय समाप्त हो जाएगा। कुछ प्रश्नावली और वीडियो में उन्हें देखें और अपने एक अध्याय को पूरा अच्छी तरीके से कर लें।